पहला, ये एक्ट आया तो क्यों आया, क्यों लाया गया इस एक्ट को। दूसरा, इसी से रिलेटेड तुमको मिलेगा सत्याग्रह सभा, ठीक है, जैसा कहो सत्याग्रह आंदोलन को या सत्याग्रह सभा को, गांधी जी के द्वारा लॉन्च ले ये नेक्स्ट आंदोलन। इसी के साथ तुमको यहाँ पे दिखेगा जलियांवाला बाग कांड दिखेगा, ठीक है। और इसी का अगला रूप कुछ और रूप में दिखेगा, वो आगे हम लोग देखेंगे, बट यहाँ तक ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे किस किस घटनाक्रम में क्या हुआ। तो सबसे पहला क्वेश्चन वही है कि व्हाई रॉलेट एक्ट वाज पास्ड, इसको क्यों लाया गया, क्वेश्चन यही है, ठीक है। क्वेश्चन के पीछे का जो लॉजिक है वो लॉजिक है कि तुम लोग को पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, वो ड्यूरेशन था 1914 से लेके 18 तक। और इस वर्ल्ड वार में इंग्लैंड जो था वो बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था इस वार में, और इंग्लैंड इस वार में हिस्सा लिया और उसको ये उस वार का बहुत बड़ा हीरो था। तो जब इंग्लैंड फ्रंट लाइन पर बॉर्डर पर वार लड़ रहा हो तो उस वार को देखते हुए उसको एक आवश्यकता हुई थी इमरजेंसी एक्ट की। इमरजेंसी एक्ट मतलब क्या हुआ कि चूंकि हम हमारी जो फोर्स है वो फोर्स बाहर वार में व्यस्त है, तो देश का जो इंटरनल जो मैटर है, इंटरनल जो कंडीशंस है, उसको कंट्रोल करने के लिए उसे एक एक्ट की आवश्यकता थी, जो एक्ट उसको घर में शांति बनाए रखने में मदद मिले। तो उसके लिए आया था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 क्या था, ये कुछ हार्श एक्ट थे, क्योंकि उस समय इंडिया में आप लोग देखे भी होते थे कि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी बढ़ चुकी थी, ठीक है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो मद्रास हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह क्रांतिकारी संगठन बढ़ चुके थे। और ऐसे कंडीशंस में चूंकि उन्हें एक तरफ वार लड़ना है, उनकी सेना वार में व्यस्त है, तो ऐसे में इंटरनल मैटर को कैप्चर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट लाया जाता है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, जिसमें बहुत कड़े कानून थे कि किसी को देखो तो गोली मार दो, जिसको चाहे उसको गिरफ्तार कर लो। मीनिंग ये था कि किसी भी हालत में देश के अंदर का हालत ना बिगड़े, ठीक है, कम संसाधन में भी हम देश को कंट्रोल कर लें। तो ये तो कहानी थी पहले से ही। और हम भी बताया कि तुमको कि 1918 में आपका वर्ल्ड वार खत्म हो रहा था, तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो था उसके एक्ट में ही जो पास हुआ था, ये लिखा हुआ था कि ये वार के खत्म होने के 6 मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ, ठीक है, ये एक्ट ऑटोमेटिकली एबोलाइज हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो जो ब्रिटिश सरकार इंडिया में थी उसे लगा कि अगर ये वाला एक्ट खत्म हो गया तो फिर इंडिया में चूंकि क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत बढ़ी हुई हैं, इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो जिस कानून के तहत इसको कंट्रोल कर रहे थे वो कानून ही 6 महीने के बाद समाप्त हो जाती। ऐसी स्थिति को देखते हुए 1917 में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर सिडनी रॉलेट के चेयरमैनशिप में रॉलेट के चेयरमैनशिप में एक कमिटी गठित कर देती है, दैट इज कॉल्ड रॉलेट कमिटी, ठीक है। और रॉलेट कमिटी को ये चार्ज दिया जाता है कि आप भारत में ये जांच करके बताएं कि किस स्तर तक क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र फैले हुए हैं और उनका मुकाबला करने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है, ठीक है। तो क्यों लागू किया गया, इसका जवाब मिल गया कि क्यों लागू किया गया, क्योंकि जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था उसका अवधि खत्म होने वाला था और भारत को क्रांतिकारी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए कोई और दूसरा एक्ट चाहिए था। तो रॉलेट कमेटी 17 में गठित हुई और 1918 में रॉलेट कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन
दिया। रिकमेंडेशन में उसने 2 बिल या कहो 2 रिकमेंडेशन दिया, जिसमें 2 बिल सेंट्रल लेजिस्लेटिव में आया, प्रस्तुत किया। एक बिल तो वहीं पर लौट गया और दूसरा बिल जो था वो पास हुआ। तो वो एक्चुअल में वो बिल क्या था, जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लिखा रहा है, उसी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को ही लागू कर दिया गया। ठीक है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को ही लागू कर दिया गया। और इसको समझे ऐसे, तो इसको इंडेफिनिट पीरियड के लिए, क्योंकि ये 6 मंथ में खत्म हो जाता, तो इसको इंडेफिनिट पीरियड के लिए इसको एक्सटेंशन दे दिया गया। ठीक है, और चूंकि ये सिफारिश रॉलेट के द्वारा की गई थी, सो दिस एक्ट इज नाउ नॉन एज रॉलेट एक्ट। ठीक है, इसी कारण से इसको हम लोग रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में इसका जो लीगल नाम था वो था क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम। मतलब जो क्रांतिकारी लोग हैं और जो अराजक लोग हैं, जो देश में अशांति को फैलाना चाहते हैं, उनको कंट्रोल करने वाला ये एक्ट था, एनार्किज्म एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919। और 1919 में सेंट्रल लेजिस्लेचर में 18 में पेश हुआ और 1919 में इस एक्ट को पारित कर दिया गया। तो क्यों हुआ, कब हुआ, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं प्रोविजंस पर कि रॉलेट एक्ट के क्या क्या प्रोविजंस थे। ठीक है, इसमें पहला जो लिखा गया, इट एम्पावर्ड द पुलिस टू सर्च ए प्लेस विदाउट ए वारंट। मतलब पुलिस जो है वो किसी के घर में, ठीक है, किसी के घर में कभी भी बिना वारंट के सर्च करने को पहुंच सकती है। ठीक है, उसको सर्च वारंट की आवश्यकता नहीं है। वो किसी की भी घर को शक के, मतलब कोई भी डाउट है, उस डाउट के आधार पर उस घर में वो एंट्री मारेगी और उसको सर्च करेगी। ये एक्ट ऑथराइज कर रहा था गवर्नमेंट को इम्प्रिजन फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years विदाउट ट्रायल एनी पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ टेररिज्म। मतलब मान लो किसी घर में अगर एक पर्चा मिल गया, एक पैम्पलेट मिल गया जिस पर लिखा हुआ है इनकलाब जिंदाबाद, तो इस आधार पर भी मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट को हल्का सा भी डाउट अगर हो जा रहा है, तो वो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ट्रायल के, जैसे कानून क्या कहता है, अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसको आपको जज के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, जज उसको पनिशमेंट सुनाएगा। बट यहां पर एक व्यवस्था की गई कि अगर हमको डाउट है, हम बिना किसी ट्रायल के किसी भी व्यक्ति को मैक्सिमम 2 साल के लिए जेल में रख सकते हैं। मतलब बिना जज साहब के सामने प्रस्तुत किए ही जेल में रख सकते। जैसे आज का कानून क्या कहता है कि विद इन 24 आवर आपको उस व्यक्ति को जज के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, बट वहां पर वो टाइम जो 24 घंटा आज के डेट में है उसको कर दिया गया 2 साल तक। यानी कि 2 साल तक पुलिस किसी भी व्यक्ति को संदेह, डाउट के आधार पर 2 साल तक जेल में रख सकती है। उसके बाद उस तरह के लोगों को केस को सुनने के लिए एक अलग से कोर्ट बनाया गया, दैट इज कॉल्ड स्पीडी ट्रायल के लिए। ठीक है, कि ऐसे व्यक्तियों को एक अलग कोर्ट में रखा जाएगा जहां पर 3 जज बैठेंगे और उस कोर्ट में उस व्यक्ति पर सुनवाई होगी। और सुनवाई में अगर उस व्यक्ति को सजा मिली तो उस व्यक्ति के द्वारा अब किसी भी हायर कोर्ट या कहीं भी अपील नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसको अपील नहीं किया जाएगा। तो ये मिले प्रोविजंस जो थे, ये इसमें प्रोविजंस थे। तो इसको तुम देखो, अगर एक लाइन से हम बनाए तो पहले केस में क्या था कि सर्च कर सकती है, दूसरे केस में क्या था कि उसको ट्रायल के बिना, यानी ट्रायल अगर नहीं हो रहा है जज के सामने, मतलब किसी एडवोकेट की आवश्यकता नहीं है, तो वकील की यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहा गया था इस एक्ट को बिना वकील, पहला वर्ड जो था बिना वकील। क्यों कहा गया, क्योंकि विदाउट ट्रायल आप 2 साल तक जेल में रख रहे थे। फिर इस दूसरे वाले केस में क्या मिला कि वो अपील नहीं कर सकता। अगर उसका सुनवाई हो गया, उसको सजा मिल गई, तो उसको सुनवाई के बाद अपील करने का अधिकार नहीं है। तो इसको कहा गया बिना अपील। अब वो अपील नहीं कर सकता है। और जब अपील ही नहीं हुआ तो ऑब्वियस बात है कि कोई लॉजिक भी नहीं दे सकता है। सो दैट इज रिटन एज बिना दलील। यानी कि रॉलेट एक्ट को नाम दिया गया, ये वो कानून है जो बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के
चलेगा। और इसको कहा गया काला कानून, ब्लैक एक्ट। ठीक है, काला कानून कहा गया क्योंकि ये नॉर्मल इंडियंस के ह्यूमन राइट्स का हनन था। किसी व्यक्ति के घर में आप बिना पूछे घुस जाइएगा, किसी को चाहिएगा तो उठा के जेल में 2 साल के लिए भर दीजिएगा, और अगर किसी को सजा हो गई तो उसको किसी के पास अपील करने का प्रोविजन नहीं होगा। तो ऑब्वियस बात था, ये काला कानून के नाम से जाना गया। अब जब काला कानून आया तो भारतीयों का क्या रिस्पॉन्स रहा? पूरे भारत में इसका विरोध होना शुरू हो गया। ठीक है, भारत में लोग इसका विरोध करना शुरू कर दिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक रहता है कि जो रॉलेट एक्ट पास हुआ था, तो जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, उस काउंसिल में कुछ इंडियंस भी बैठते थे। तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना, मजहरुल हक, मदन मोहन मालवीय और बीएन मिश्रा, ये 4 मेंबर्स थे उस समय इंडियंस, जो उस काउंसिल के मेंबर थे। इन्होंने इंस्टेंटली उसी समय रिजाइन दे दिया। रिजाइन देकर उन्होंने अपना विरोध को दर्शा दिया कि हम आपके इसके साथ नहीं है। अब आते हैं गांधी जी पर। गांधी जी चूंकि भारतीय राजनीति में इन कर चुके थे, हमने देखा अभी 3 आंदोलन उनका, तो गांधी जी ऑलरेडी भारतीय आंदोलन में इन कर चुके थे। और जब वो देखे इस प्रकार का कानून, तो इस प्रकार के कानून के विरोध में उन्होंने सत्याग्रह सभा लॉन्च किया 30 मार्च 1919 को। ठीक है, 30 मार्च को उन्होंने सत्याग्रह सभा लॉन्च किया और सत्याग्रह सभा लॉन्च किया। उसी के साथ साथ अगर बात करें तो 6 अप्रैल, आने वाले 6 अप्रैल 1919 को उसने, गांधी जी ने पूरे देश में एक हड़ताल का निर्णय लिया कि पूरा देश उस दिन हड़ताल करेगा। वैसे ही अलग अलग जगहों पर लोगों ने इस पर मोर्चा संभाला। जैसे स्वामी श्रद्धानंद जो थे वो दिल्ली में बागडोर संभाले। प्रॉब्लम ये हुआ कि दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे मद्रास हो, चाहे अहमदाबाद हो, हर जगह विरोध होना शुरू हो गया। और विरोध जो होना शुरू हुआ वो विरोध अनकंट्रोल्ड था। अनकंट्रोल मतलब क्या हुआ कि भीड़ पर पुलिस ने गोलियां चलाई, रिजल्ट में भीड़ ने भी मारपीट शुरू कर दी। ठीक है, तो इस तरह का माहौल बनता चला गया। वहीं पंजाब और लाहौर में, पंजाब और लाहौर इससे कई ज्यादा ग्रस्त हुए। लाहौर उस समय पंजाब का ही पार्ट था, जो आज पाकिस्तान में है, ये पंजाब का ही पोर्शन था। तो पंजाब में भीड़ पर पुलिस गोलियां चलाई, जिसके कारण पब्लिक जो था वो पुलिस पर हमला कर दिया, थाना को जलाया गया और पूरे पंजाब में आग लग गई। रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो यहाँ पर मार्शल लॉ अप्लाई कर देती है। ठीक है, मार्शल लॉ क्या होता है कि हम आर्मी को बुला लिए देश के अंदर और पूरे पंजाब को सीज कर दिया गया। ये घटनाएं जो थी ये आपके 9 अप्रैल के आसपास की घटना थी, और 9 अप्रैल की घटना थी और पूरा पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया, लोगों को जमा करना होना, इकट्ठा होना बैन कर दिया गया। अब यहां पर हो क्या रहा है, ये तो चूंकि पहले भी समझाते थे हम कि ये उस समय का दौर है जब कम्युनिकेशन नहीं था। तो एक तरफ दिल्ली में श्रद्धानंद बैठे हुए हैं संगठन लेके, और दूसरी तरफ पंजाब में कर्फ्यू लग गया, मार्शल लॉ लग गया। तो ये न्यूज जो था ये चारों तरफ फैला भी नहीं। ठीक है, तो होता क्या है कि गांधी जी को श्रद्धानंद, और एक और यहाँ पे नाम याद रखना, स्वामी श्रद्धानंद और डॉक्टर सत्यपाल का, उन्होंने गांधी को निमंत्रण दिया कि आप पंजाब आइए। गांधी जी पंजाब के लिए रवाना हुए, बट 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा के पास पलवल नाम का कोई जगह था, तो हरियाणा के पास ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया 8 अप्रैल को। घटनाक्रम को केवल समझना। 9 अप्रैल को 9 अप्रैल को जो सत्यपाल थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्यों? क्योंकि पुलिस ने ऐसा आरोप लगाया कि उनके द्वारा राज्य में अशांति फैलाई जा रही है। तो यहाँ पे 2 नाम आएंगे, एक आएंगे सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो नाम याद रखना। और एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, 2 व्यक्ति थे यहाँ पर। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कब किया? 9 अप्रैल
1919 में। 8 अप्रैल को गांधी जी गिरफ्तार हो चुके हैं, 9 अप्रैल को इन दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दो व्यक्ति पंजाब के जाने माने नेता थे, जाने माने नेता थे, और इनका बहुत इंपैक्ट था पंजाब में, ठीक है। उसके बाद दोनों नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी गिरफ्तारी के विरोध में, इन दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में जो जनता थी वो एक शांतिपूर्वक जुलूस निकालती है, बट उस जुलूस